बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज हम लोग वास्कुलर डिसऑर्डर्स जो स्टार्ट करने लगे हैं, इसके अंदर आर्टीरियल डिजीजेस, वीनस डिजीजेस और लिम्फेटिक डिजीजेस तीनों शामिल हैं। ठीक है, लेकिन तीनों की तीनों को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले ही बता दूं कि इसका एक लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जहाँ जितनी कवर हो सकती हैं अभी, वो मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बचे हमारा सेगमेंट नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग देखने लगे हैं कि मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये कि मोस्ट कॉमन आर्टीरियल डिसऑर्डर क्या होता है, या आर्टीरियल डिजीज जो होती है मोस्ट कॉमन क्या होती है, तो दैट इज एक्चुअली पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। यानी कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज से मुराद जो कि खास तौर पे स्पेसिफिकली आपके लिम्स के अंदर होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन आर्टीरियल डिजीज। ठीक है, नंबर 2, मोस्ट कॉमन वीनस डिजीज कौन सी होती है, तो वीनस डिजीज के अंदर आती है बच्चे क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे थर्ड नंबर के ऊपर आता है कि मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक डिजीज कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक डिजीज, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनकी खुद इतनी ज्यादा कोई डिजीजेस होती नहीं है कॉमनली, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन कोई लिम्फेटिक डिसऑर्डर है तो दैट इज यूजुअली लिम्फ एडीमा। और ये यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूं कि लिम्फ एडीमा मेजॉरिटी केसेस में जो सेकेंडरी उसकी कॉजेज होती हैं, जिसमें लिम्फेडिमा की कॉज हमें पता होती है, तो लिम्फेडिमा की मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज जो है दैट इज कैंसर। ठीक है, कैंसर की वजह से लिम्फेडिमा बहुत कॉमनली होता है। और अगर मैं इन्फेक्टिव कॉजेज की बात करूं तो जो फिलियारिसिस होता है, फिलियारिसिस कौन करवाता है बच्चे, फिलियारिसिस कराता है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि मैंने आप लोगों को मेडिसिन के लेक्चर्स में भी पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है वेसल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत आसान आपका पॉइंट है, दैट इज नोन एज हीमेंजियोमा। ठीक है, नंबर 2 पे आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट वास्कुलर ट्यूमर कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट वास्कुलर ट्यूमर इज एक्चुअली नोन एज एंजियोसार्कोमा। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपको एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं जो कि आप लोगों के प्रॉफ में आ चुका हुआ है, इसलिए मैं इसका स्पेशल मेंशन कर रहा हूं कि मोस्ट कॉमन वास्कुलर ट्यूमर इन एड्स पेशेंट, एड्स के पेशेंट में मोस्ट कॉमन वास्कुलर ट्यूमर कौन सा है, तो दैट इज नोन एज कैपोसिस सार्कोमा। ठीक है, और ये सर्जरी के पेपर में सवाल आया हुआ है। कैपोसिस सार्कोमा कौन करवाता है बच्चे, HHV8, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। एक और चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं कि जो ह्यूमन हर्पीज वायरस होते हैं और जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ह्यूमन हर्पीज और हर्पीज सिंप्लेक्स दोनों एक ही तरह के वायरसेस का नाम है। उसके बाद कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीवीटी के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है। ठीक है, डीवीटी के अंदर, ये हमारे प्रॉफ के अंदर सर्जरी के पेपर में हमें ये क्वेश्चन आया था सिस्टेमिक सर्जरी में, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है दैट इज पेन। ठीक है, अक्सर बच्चों ने टेंडरनेस को टिक किया था, जो आपका होता है काफ की टेंडरनेस, तो वो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, पेन जो है वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज जो आपको ये पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर कुछ और एमसीक्यूज हैं, एक सेकेंड में आपको बता दूं। हाँ जी, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काइलूरिया, काइलूरिया से मुराद यह है कि यूरिन के अंदर जो कायल आता है, कायल से मुराद है लिम्फ का आना यूरिन के अंदर, ये किस चीज में सबसे ज्यादा कॉमन है, तो दैट इज अ वेरी कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ फिलियरिसिस। ठीक है, फिलियरिसिस के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज के जो वेरिकोज वेन्स की सर्जरी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ, अक्सर पूछ लिया जाता है कि वेरिकोज वेन्स की सर्जरी किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो अगर किसी बंदे को सुपर एडेड डीवीटी है, ठीक है, वेरिकोज वेन्स की कॉम्प्लिकेशंस भी हम लोग देखेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, तो वेरिकोज वेन्स की जो सर्जरी होती है बच्चे दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो हमने नहीं करनी डीवीटी की कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है, यानी कि जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उनकी इंफ्लेमेशन की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, फ्लेबाइटिस का यही मतलब होता है, तो दैट इज आईवी ग्रेनुला इंसर्शन। ये जो आप लोग हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं और अगर आप अंडर ट्रीटमेंट हो और आपको ग्रेनुला लगाया जाए, तो बहुत कॉमनली उसकी वजह से
इंफ्लेमेशन हो सकती है सुपरफिशियल वेन की, खास तौर पे अगर कोई टेक्निक जो है वो अच्छी ना अपनाई जाए। उसके बाद एक सेकेंड, आपके फेलोज बीच बीच में आ रहे हैं जी, ये देखें नेक्स्ट चीज बचे के एंकल और ब्रेकियल इंडेक्स क्या होती है, ठीक है, ब्रेकियल नहीं है, इट्स ब्रेकियल, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बच्चे आर्टीरियल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग एंकल पे और ब्रेकियम, ब्रेकियम का वर्ड होता है आर्म पे, हम इन दो जगहों पे ब्लड प्रेशर लेते हैं और इन दोनों ब्लड प्रेशर्स का रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होती है, इसका जो रेशियो है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इसका जो रेशियो नॉर्मली होता है दैट इज 1, इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो आर्टीरियल डिसऑर्डर्स इंडिकेट होंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ सारे, ठीक है, कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स से हमें क्या क्या पता चलता है। अक्सर बच्चों को ये वाली चीज का बिल्कुल नहीं पता होता क्योंकि डोगर की सर्जरी में के अंदर इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, तो इसको आप लोग लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है दैट इज कि जो बर्जर्स डिजीज होती है, बर्जर्स डिजीज जो दूसरा बच्चे बेसिकली इसका नाम होता है दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटस ऑब्लिटरेंस, ये किसको अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटस, मैं यहाँ पे पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा, इतना ज्यादा बहुत लंबे लंबे नाम है, तो आप लोगों को आई होप ये आते होंगे क्योंकि फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में आपने पढ़े हैं। इसके रिलेटेड अक्सर औकात यूनिवर्सिटीज आपको सिनेरियो दे देती होती हैं, हिस्ट्री दी होती है कि एक बंदा है जो कि स्मोकर है और वो यंग है एंड इट्स ही इज अ मेल, ठीक है, तो उसको एक ये कंडीशन हुई है, और ये कंडीशन में सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बर्जर डिजीज सबसे ज्यादा कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करती है, तो लोअर लिम्ब की जो बच्चे वेसल्स होती हैं उसके अंदर ये बहुत कॉमनली इन्वॉल्व करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, लोअर लिम्ब के अंदर। अच्छा जी, इसी के साथ बच्चे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंक्लूड होते हैं। अब मैं आपको ऑस्पी का एक स्टेशन बता के फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। आई होप बच्चे कि आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये देखिए, ये एक डायग्राम है दैट इज शोइंग लेरेंजियल मास्क एयरवे, ठीक है, ये आपका बच्चे लेरेंजियल मास्क एयरवे होता है जिसके मुतालिक आप लोगों ने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऐसी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं एयरवे की पेटेंसी को बहाल करने के लिए जब एनेस्थीसिया देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपकी बच्चे लेरेंजियल मास्क एयरवे है जिसको हम लोग एलएमए कहते हैं। ऑस्पी के अंदर बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, एक ना एक एयरवे आपको लाजमी दी जाती है, या तो ओरल नेजल एयरवे दी जाती है, या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब दी जाती है, या फिर लेरेंजियल मास्क एयरवे दी जाती है। ये इस तरह की इसकी अपेयरेंस है जनरली, ठीक है। अब मैं आपको इसकी इंडिकेशंस पहले बता दूं फिर इसके पार्ट्स बताता हूं। बच्चे लेरेंजियल मास्क एयरवे जो होती है तो यूजुअली इसको हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली अपने पास संभाल के रखते हैं कि अगर किसी की डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है मैलम पट्टी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है और उसकी इंट्यूबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू अच्छी नहीं हो सकती या एकदम फंस गई है, तो हमें इमरजेंसी में जो हमारे पास एक आधा मिनट होता है जिसपे पेशेंट को हमें हर हाल में इंट्यूबेट करना है वरना वो डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, तो उसके अंदर हम लोग अपने पास प्रोफाइलेक्टिकली लेरेंजियल मास्क एयरवे रखते हैं कि अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ना हो पाए तो हम उसको लेरेंजियल मास्क एयरवे पास कर देंगे, ठीक है। ये इसकी पहली इंडिकेशन है। नंबर 2, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के लिए भी इसको हम लोग संभाल के रखते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को गाइड करने के लिए ये हमें काम आती है। ये चीज अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हाउस जॉब में जाके आप लोग ये देख लेंगे इंशाल्लाह। नंबर 3 आपको ये पता होना चाहिए कि फेल्ड इंट्यूबेशन के केस में और अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में दोनों में ये इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। और नंबर 5 आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेशेंट्स जिनको हेड या नेक की इंजरी होती है, जिनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं करते, ऐसे पेशेंट्स को जो कि ट्रॉमा के होते हैं, मैंने एटीएलएस में भी बताया था, उनमें लेरेंजियल मास्क एयरवे हम लोग डालना पसंद करते हैं। उसके बाद बच्चे देखें, पहले आप लोग को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये हम लोग डालते कैसे हैं। बच्चे देखें, जो लेरेंजियल इनलेट होता है जिसके जरिए आपका सांस ऊपर आ रहा है और उसके अंदर आपका सांस जा रहा है, उसके ऊपर जो ये मास्क होता है ये बिल्कुल फिट हो जाता है लेरेंजियल इनलेट के ऊपर। तो जो भी सांस आप लोग ये देखें, मेरा एरो फॉलो करें, एक्सटीरियरली बाहर से देंगे वो अंदर की तरफ आएगा
और लेरिंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस मास्क के अंदर कोई ना कोई सुराख, कोई ना कोई होल लाजमी मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि वो होल कहाँ पे होता है। ये देखो, पहले इसके पार्ट्स के नाम देखो। ये इसका कफ है, ठीक है, इसको हम लोगों को इन्फ्लेट करना होता है। क्यों? अगर ये इन्फ्लेट नहीं होगा तो ये लेरेंजियल इनलेट से डिस्प्लेस हो जाएगा। लेरेंजियल ओपनिंग जो है उसके ऊपर ये फिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए इसको इन्फ्लेट करना जरूरी है ताकि ये इमोबाइल हो जाए, फिक्स हो जाए लेरेंजियल इनलेट के ऊपर। ठीक है, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं। नंबर 2 कि इस कफ को हम लोग कैसे फुलाते हैं, कैसे इन्फ्लेट करते हैं। तो ये आपका देखो, ये है नॉन रिटर्न वाल्व। यहाँ पे इसमें के अंदर अगर आपने एक दफा एयर डाल दी तो वो बाहर नहीं निकलेगी जब तक आप लोग उसको डिफ्लेट नहीं करेंगे। इसको इन्फ्लेट करने का बेसिक तरीका ये होता है कि आप एक सिरिंज पकड़ते हैं, ठीक है, तकरीबन 10 सीसी की सिरिंज इनफ होती है। 10 सीसी की खाली सिरिंज के अंदर हवा भर के, मतलब अगर आप उसका प्लंजर पुल बैक करेंगे तो उसमें हवा भर आएगी। फिर 10 सीसी की सिरिंज को आप इसके साथ जोड़ेंगे नॉन रिटर्न वाल्व के साथ और सिरिंज के प्लंजर को पुश करेंगे तो जितनी भी हवा होगी वो सिरिंज से निकल के पायलट बैलून के थ्रू गुजरते हुए इन्फ्लेशन लाइन से इस कफ के अंदर चली जाएगी। ठीक है, पायलट बैलून बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि जो कफ है वो सूजा हुआ है या नहीं, क्योंकि कफ तो आपके पेशेंट के थ्रॉट के अंदर पड़ा है लेकिन बलून बाहर होता है। अगर बलून स्वोलन है तो इसका मतलब है कफ भी स्वोलन है, अगर बलून नहीं स्वोलन तो इसका मतलब है कफ भी नहीं स्वोलन, और आपका पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है। और ये एयरवे की ट्यूब है, इसके साथ एक्सटीरियरली आप एयरवे का वो सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसके जरिए आप लोग इनहेलेशनल एनेस्थीसिया या फिर ऑक्सीजन दोनों मिक्स करके दे रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आप लोगों को ये वाले फंक्शंस क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद बच्चे ये देखो, इनसाइड इसका जो अपीयरेंस है वो इन्होंने शो की हुई है, वो भी गौर से देख लो, सारी की सारी वही चीजें हैं। सिर्फ इसने यहाँ पे ये क्लियर किया है कि मास्क के नीचे आपका अपर्चर बार है, यानी कि अपर्चर मौजूद है जिसके जरिए हवा निकल के और लेरेंजियल लेरिंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका ऑस्पी का आज का एक स्टेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट इट वाज, ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अभी याद इसको बेशक कर लें। अब बच्चे मैं अपने रियल टॉपिक पे मूव करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पे लिखवाने लगा हूं जो कि आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस में आपको बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टीरियल डिजीजेस होती हैं और जो वेनस डिजीजेस होती हैं, आर्टीरियल और वीनस डिजीजेस के अंदर डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। ठीक है, इनको मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्किन जो होती है वो कैसे अपेयर होती है। तो बच्चे जो स्किन होती है, आर्टीरियल डिजीज अगर किसी भी बंदे को हो तो वो यूजुअली कोल्ड अपेयर होती है या कोल्ड अपेयर होती है। ठीक है, हेयर लेस अपेयर होती है, बिल्कुल शाइनी सी अपेयर होती है। और इसके अलावा बच्चे जो उसके अंदर पैलर होता है वो प्रोमिनेंट होता है, वो नजर आता है। और इसके अलावा बच्चे कि जो आपको बस ठीक है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट बातें देखें हैं। ठीक है, वीनस डिजीज की बच्चे अगर बात की जाए तो वीनस डिजीज के अंदर स्किन यूजुअली वार्म अपेयर होती है, टफ अपेयर होती है, जबकि इसके अंदर मैंने कहा था शाइनी स्मूथ स्किन है, इसके अंदर टफ है। ठीक है, नंबर 3 पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये थिकेंड अपेयर होती है वीनस डिसऑर्डर्स के अंदर, और पिगमेंटेड या मॉटल्ड अपेयर होती है। मॉटल्ड का मतलब है धब्बे जैसे पड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके वीनस डिसऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि पेन जो होता है उसकी नेचर कैसे होती है। तो आर्टीरियल डिजीज के अंदर जो यूजुअली पेन होता है दैट इज शार्प पेन। ठीक है, शार्प स्टैबिंग पेन होता है जो कि एक्टिविटी के साथ वर्सन करता है। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्सन विद एक्टिविटी, प्लीज इसको नोट कर लें। अच्छा, लेकिन वीनस डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चे कि ये भी क्रैम्पिंग पेन होता है, और कभी कभी मैं कम कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, कभी कभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओकेजनली वॉकिंग के साथ वो या एक्टिविटी के साथ रिलीव्ड हो जाता है, प्लीज इस बात को नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आर्टीरियल डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है जब वो अपने फुट को लोअर करता है, ये यहाँ पे मैं एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड जी, अब देखें कि जो आर्टीरियल डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो यूजुअली अपने फीट को लोअर जब करता है ना, लोअर डाउन, पाँव को लटकाता है तो उसको रिलीव्ड फील होता है। ठीक है, पाँव लटकाने पे। लेकिन जो वीनस डिसऑर्डर का पेशेंट होता है जब वो अपने पाँव को एलिवेट करता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो वो रिलीव फील करता है। अब इसका रीजन क्या है?
बच्चे रीजन इसका ये है कि जो वीनस ब्लड होता है वो यूजुअली ग्रेविटी की वजह से उसने नीचे से ऊपर की तरफ आना होता है ना, लोअर लिम्ब से ऊपर हार्ट की तरफ आना है उसने वीनस रिटर्न की फॉर्म में। तो अगर आपके पांव नीचे की तरफ लटके हुए होंगे तो सारे का सारा ब्लड ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेट करेगा नीचे की तरफ, स्टैग्नेट करेगा, नीचे की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट की वजह से पेन ज्यादा होता है। तो अगर आप हवा में पांव अपने ऊपर उठा लें तो वीनस रिटर्न होने में आसानी होती है, तो पेशेंट का दर्द कम होता है। ठीक है, ये मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया इसके साथ। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसके अल्सर की वैरायटी की बात करें तो देखें अल्सर कैसे अपेयर होता है। जो आर्टीरियल डिजीज का अल्सर होता है बच्चे, तो ये यूजुअली आपको कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी 3 जगह आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। हील्स के ऊपर, इसके अलावा टोज पे मिलता है और डॉर्सम पे मिलता है। किस चीज की डॉर्सम पे? फुट की डॉर्सम पे। ठीक है, लेकिन जो आपका वीनस डिसऑर्डर होता है बच्चे, इसका यूजुअली जो आपको अल्सर्स मिलते हैं वो मिलते हैं मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंकल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीडियल एंकल। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अल्सर होता है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो बच्चे ये यूजुअली पेल अपीयर होता है, ठीक है, आर्टीरियल वाला, और उसकी ग्रे कलर की बेस होती है। लेकिन जो आपका वीनस अल्सर होता है इसकी यूजुअली जो बेस होती है वो पिंक कलर की होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टीरियल अल्सर होता है दैट इज सिवियरली पेनफुल। इसकी जो प्रोपेंसिटी होती है, टेंडेंसी होती है पेन की, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर मॉडरेट वेराइटी का पेन होता है जो कि पेशेंट बेयर करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग आखिरी पॉइंट डिस्कस करें, आखिरी तो नहीं बल्कि सेकंड लास्ट, तो दैट इज पल्स। जो पल्स होती है बच्चे, जो यूजुअली एब्सेंट होती है आर्टीरियल डिसऑर्डर के अंदर, या फिर डिक्रीज होती है, डिमिनिश्ड होती है, लेकिन वीनस डिसऑर्डर में वो हमेशा पेटेंट होती है, नॉर्मल होती है। उसके बाद एक आखिरी डिफरेंस जो आपको बताने लगा हूं दैट इज एडिमा। एडिमा जो होता है बच्चे आर्टीरियल डिसऑर्डर के अंदर इनफ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन वीनस डिसऑर्डर के अंदर जो एडिमा होता है वो कॉमन होता है काफी ज्यादा, और अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि मुझे एडिमा शाम को या रात के वक्त होता है। अब आप लोग ये सोचें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन एट द एंड ऑफ डे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो पेशेंट होता है वो पूरा दिन अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है, शाम के वक्त जब उसको रेस्ट मिलता है तो सारा वक्त एक्टिविटी करने के बाद उसके पाँव के अंदर एडिमा बेसिकली जमा हुआ होता है। अब मैं एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस अभी हम लोगों ने किए हैं। जितनी भी डिजीजेज मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टीरियल वीनस डिसऑर्डर्स, और अगर मैं किसी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स नहीं पढ़ा रहा तो उसका यही मतलब है कि आपने इस टेबल को रिव्यू करना है। ठीक है, इस टेबल के, ये टेबल बेसिकली वो समरी है पूरे के पूरे आर्टीरियल और वीनस डिसऑर्डर्स को पिक करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बच्चे कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों के क्लिनिकल सिनेरियोज। देखें, ये चीजें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज इसलिए नहीं पढ़ा रहा, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, और टॉपिक वाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि एग्जाम के अंदर सबसे कंफ्यूजिंग सिनेरियोज अगर कोई आते हैं जनरल सर्जरी में से तो वो वास्कुलर डिसऑर्डर्स के आते हैं। बच्चों का 5-5 नंबर का सवाल गलत हो जाता है क्योंकि दे आर अनएबल टू पिक अप कि ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है या फिर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, मतलब ये क्या है, ये वीनस इनसफिशिएंसी, ये क्या है। इसलिए मैं इसको कंपैरेटिव फॉर्म में करवा रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चे ये देखना कि क्लॉडिकेशन जो होती है, क्लॉडिकेशन यूजुअली हम लोग, जो क्लॉडिकेशन का वर्ड होता है वो पेन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पेन जो कि वेसल के डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और वेसल के डिसऑर्डर से क्या मुराद है? यानी कि ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वो पेन डेवलप कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लॉडिकेशन इज एनी टाइप ऑफ पेन दैट इज ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, या फिर आप ये डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, खास तौर पे मैं ये कहूंगा, या फिर वास्कुलर ओरिजिन का जो पेन होता है दैट इज क्लॉडिकेशन। ठीक है, एग्जामिनर जब आपसे पूछता है आपको नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे ये देखो, ये क्लॉडिकेशन की 3 टाइप्स होती हैं, 3 बेसिकली हम लोग डिजीजेस उसकी स्टडी करती हैं। एक होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, दूसरा होता है वीनस क्लॉडिकेशन, और तीसरा होता है न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। प्लीज ये तीनों वेराइटीज को नोट कर लो, आप लोगों को ये काम आएगा। अब इनके डिफरेंसेस लिखते जाओ। सबसे पहली बात ये कि क्वालिटी, कैरेक्टर क्या होता है पेन का। ठीक है, यहाँ पे पेन का कैरेक्टर मैं बता रहा हूं। तो जो आपका इंटरमिटेंट वाला होता है दैट इज यूजुअली क्रैम्पिंग पेन, मरोड़ पड़ने वाला दर्द होता है।
जो वीनस होता है दैट इज यूजुअली बर्स्टिंग पेन, बहुत शदीद किस्म का वीनस पेन होता है जिसके अंदर बंदा कहता है कि मुझे लगता है मेरी रग अभी फट जाएगी। और जो न्यूरोजेनिक होता है बच्चे दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक का पेन। अब आप लोगों को जब ये सिनेरियो दिया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू पिक इट अप। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑनसेट होता है वो कैसा होता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का जो ऑनसेट होता है दैट इज यूजुअली ग्रेजुअल, ठीक है। और जो वीनस होता है ये भी ग्रेजुअल होता है, लेकिन ये याद रखना है कि ये इमीडिएट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे दोनों वर्ड्स लिख रहा हूँ। जो आपका न्यूरोजेनिक वाला होता है बच्चे, ये यूजुअली आप लोगों ने मेंशन करना है कि ये इमीडिएट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए दैट इज रिलीविंग फैक्टर, कि इस पेन का रिलीविंग फैक्टर कौन सा होता है। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आपको तब आराम देती है जब आप स्टैंड स्टिल कर जाएं या अपनी एक्टिविटी रोक के किसी एक जगह पे बैठ जाएं। और जो वीनस क्लॉडिकेशन का पेन है, यही जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ये एलिवेशन ऑफ लेग से ठीक होता है। न्यूरोजेनिक का जो होता है बच्चे, ये सिटिंग डाउन से और बेंडिंग फॉरवर्ड से, इन दोनों तरीकों के जरिए ठीक होता है, ठीक है। सिटिंग डाउन है, बेंडिंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो डिफरेंस पता होनी चाहिए दैट इज लोकेशन, कि ये होता किस किस जगह पे है। एक सेकेंड जी, जी लोकेशन की मैं बात कर रहा था कि ये होता किस किस जगह पे है। तो इंटरमिटेंट क्रैम्पिंग के अंदर बच्चे यूजुअली मसल के जो ग्रुप्स होते हैं ना, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में मसल के ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स। जैसे मैं कहूं कि पूरे थाई के ग्रुप्स, थाई के मसल्स इन्वॉल्व होंगे या काफ के मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वीनस क्लॉडिकेशन में हमेशा पूरी की पूरा जो लिम्ब जो और पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे पूरी लेग के अंदर बहुत कॉमन इन्वॉल्वमेंट है वीनस क्लॉडिकेशन की, थाई में अनकॉमन होता है, ठीक है, वीनस क्लॉडिकेशन। और जो न्यूरोजेनिक होता है बच्चे, ये पुअरली लोकलाइज्ड होता है, बिल्कुल आप टिक नहीं कर पाते कि किस जगह पे है। बस आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि पूरे के पूरे टांग में है या पूरे के पूरे बाजू में, बस, ठीक है। उसके बाद एक आखिर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आप लोगों को यूनिलैटरलिटी बताएगा कि किस किस्म का लैटरलिटी होती है इसके अंदर। तो लेग्स इफेक्टेड, ये वाली हेडिंग देंगे आप और आप लोग लिखेंगे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में यूजुअली वन लेग इफेक्टेड, यानी कि एक जगह का पेन होता है, ठीक है, एक टांग का। वीनस के अंदर भी यही वाली बात है, यूजुअली वन लेग इफेक्टेड, लेकिन न्यूरोजेनिक के अंदर बोथ लेग्स आर इफेक्टेड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये जो वीनस क्लॉडिकेशन का न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन का पेन है, तो इसको हमने क्लॉडिकेशन की कैटेगरी में क्यों डाला है, जबकि शुरू में तो मैंने ये कहा था कि जो वास्कुलर डिसऑर्डर के पेन होते हैं तो वो तो मतलब वो क्लॉडिकेशन होते हैं, तो ये तो न्यूरोजेनिक है। फिर इसको मैंने क्यों डाला है बच्चे, इसको मैंने इस वजह से इसमें डाला है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनको भी तो कोई ना कोई नर्व सप्लाई जा रही होती है ना, तो उनकी नर्व सप्लाई जब डिसरप्ट होती है तो ये वाला पेन आपको मैनिफेस्ट होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और फिर हम लोग मूव करते हैं अपनी बुक के बुकिश टॉपिक्स के ऊपर। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के अंदर क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑल नो कि ये दोनों जो हैं बच्चे आर्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये कि इनकी एबंडेंस कैसी है, कौन सा वाला ज्यादा कॉमन है। तो जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है ये मोर कॉमन है, ठीक है, और ये वाला आपके पास लेस कॉमन है, ये आप लोग खुद नोट कर लें। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इनके डिफाइनिंग सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। बच्चे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का पेन हमेशा वॉकिंग के साथ होता है, ठीक है, लेकिन जो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया का पेन होता है दैट इज रेस्ट पेन। प्लीज इस बात को नोट कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोमॉर्बिड मतलब इसके साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिड डिजीजेज होती हैं या नहीं। कोमॉर्बिड के अंदर बच्चे आर्टीरियल डिसऑर्डर की यही डिजीजेज आएंगी ना, कि डायबिटीज मेलाइटस है पेशेंट को या नहीं, या हाइपरटेंशन है या नहीं। तो कोमॉर्बिड डिजीज की जो एसोसिएशन है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ वो मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हाई एसोसिएशन है। हमेशा डायबिटिक वालों को क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया या हाइपरटेंसिव वालों को हो सकता है। उसके बाद अगर ब्लड फ्लो की बात करें बच्चे, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो मॉडरेटली इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। और जो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया वाला होता है उसके अंदर तो ऑब्वियसली सिवियरली इम्पेयर्ड होता है ब्लड फ्लो। अच्छा जी,
उसके बाद बच्चे अगर इनका हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करें तो आप देखें कि दोनों के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज रीवास्कुलराइजेशन। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है रीवास्कुलराइजेशन का, कि हम लोग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में रीवास्कुलराइजेशन माइनर केसेस में, बहुत कम केसेस में करवाते हैं, लेकिन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में हमेशा रीवास्कुलराइजेशन सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर अगर हमें इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में रीवास्कुलराइजेशन प्रोसेस हम लोग इतना जल्दी नहीं करते, सर्जरी नहीं करते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर बच्चे? उसके अंदर दो चीजें जो हैं वो एडवाइजेबल हैं। एक है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज इंप्रूव करती है ब्लड फ्लो को उस वेसल से, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज एंटी एथीरोस्क्लेरोटिक थेरेपी। एंटी एथीरोस्क्लेरोटिक थेरेपी का मुराद ये है कि जो आपका एथीरोस्क्लेरोसिस होता है वो यूजुअली हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से डेवलप करता है, तो आप उसके एंटी थेरेपी देंगे जिसकी वजह से ये कंडीशन रिलीव हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइएगा ताकि हम लोग फर्दर अपना टॉपिक कंटिन्यू करें।